हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। एंड खुश हो जाओ, फाइनली अपन जेनेटिक्स का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं फॉर अवर सॉरी री नीट। मैं नीट बोलने वाली थी बट सॉरी टू से री नीट 2026 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। देखो, इस लेक्चर में अपन पूरा चैप्टर कवर नहीं करने वाले हैं। अपन लॉज ऑफ मेंडल पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तक अपन पढ़ने वाले हैं एंड बेसिक जितना भी है उस चैप्टर का वो कवर कर लेंगे। एंड अपन मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स तक अपन इस लेक्चर में कर लेंगे। देन बचेगा आपका लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन वाला पार्ट। वो वाला पार्ट अपन करेंगे इसके पार्ट 2 में, इसके सेकेंड लेक्चर में, जिसका लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। 1 से 2 दिन के अंदर वो भी आ जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली कल ही तक आ जाएगा बिकॉज उसका सब कुछ प्रिपेयर्ड है। बस यहाँ पे उसके नोट्स वगैरह बनाने हैं एंड वी आर रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा और चैनल पे चेकआउट करते रहना अगर कमेंट्स में आपको ना मिले तो। बाकी ये है कि अगर आप 1 दिन 2 दिन बाद अगर देखोगे इस लेक्चर को तो आपको कमेंट्स में ही मिल जाएगा। तो खैर स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि इस चैप्टर में आगे अगेन एंड अगेन बोली जाएंगी, जिसके बारे में बात करी जाएगी। तो पहले से ही उसका मीनिंग समझ के रख लो। पहली चीज़, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स होता क्या? जो पढ़ रहे हैं वो तो पता हो कि भाई जो पढ़ रहे हैं उसको उसमें किस चीज़ की स्टडी होती है, वो जो पढ़ रहे हैं वो होता क्या है। तो जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। बायोलॉजी आपको पता है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। इसमें अलग अलग ब्रांचेस होती है, तो जिसमें से एक ब्रांच है जेनेटिक्स, जहाँ पे अपन क्या पढ़ते हैं? डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वी ऑल नो कि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, यहाँ से कैरेक्टर यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, बहुत सी चीज़ें इनहेरिट होती हैं, बहुत सी चीज़ों में वेरिएशन आता है। तो ये इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में अपन पढ़ते हैं किसमें? जेनेटिक्स में। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स pass from parents to offspring and it is the basis of heredity. Heredity क्या होता है? Heredity is the phenomena by which पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स पास होते हैं। तो ये जो फिनोमिना है कि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग बनाएंगे तो यहाँ से कैरेक्टर यहाँ जाएंगे, ये पूरा फिनोमिना कहलाता है भाई आपका हेरिडिटी। एंड प्रोसेस बाय विच दिस थिंग अकर्स, जो जिस प्रोसेस से ये कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं वो कहलाता है आपका इनहेरिटेंस। तो हेरिडिटी क्या है? फिनोमिना ऑफ दिस पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। एंड इनहेरिटेंस क्या है? प्रोसेस बाय विच these characters pass from parents to offspring. अब वेरिएशन क्या होता है? डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम पेरेंट्स। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि भाई पेरेंट्स की हाइट लेट से 6 फीट है, तो बच्चों की हाइट कैसे होगी? पेरेंट्स की लंबी है तो बच्चों की भी लंबी होगी। बट वेरिएशन कैसे आ सकता है कि अगर मान लो पेरेंट्स की हाइट 6 फीट है, बच्चों की 6'2" हो गई, तो ये थोड़ा सा वेरिएशन आ गया। ठीक है, पेरेंट्स की आइज़ लेट से ब्राउन कलर की है, बच्चों की आइज़ आपकी ब्लू कलर की हो गई, तो ये वेरिएशन आ गया। तो ये जो वेरिएशन है ये क्या बताता है कि भाई पेरेंट्स से जो बच्चे हैं, जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो कितने डिफरेंट है, कितने नए कैरेक्टर्स या कितने चेंज इन कैरेक्टर्स आए हैं। वो क्या चीज़ बताती है भाई? आपकी वेरिएशन बताती है कि इतना वेरिएशन हुआ है। देन जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि उसमें जीन्स वगैरह क्या कैसा डीएनए में कैसे कैसे जीन्स प्रेजेंट है। फिनोटाइप मतलब फिजिकल एक्सप्रेशन या फिर विजिबल ट्रेट्स जो अपन देख सकते हैं। देन डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है? डोमिनेंट वो एलील होता है जो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है। रिसेसिव वो होता है जो अपने आप को सिर्फ डोमिनेंट की एब्सेंस में ही एक्सप्रेस कर पाता है। देन जीन और अलील में क्या डिफरेंस है? जीन क्या होता है? जीन वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, वो एक्चुअल यूनिट है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है। अलील क्या होता है? पेयर ऑफ जीन्स। जैसे लेट से मैं बोलूँ कि हाइट का एक जीन है, तो टॉल हाइट का और टॉल हाइट का अगर टॉल एंड डॉर्फ का अगर आप देखो तो ये हाइट जीन के दो क्या हो गए? आपके अलील हो गए। तो अलील क्या है? जीन विच कोड फॉर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। देन कैरेक्टर और ट्रेट्स में क्या अंतर है? कैरेक्टर क्या होते हैं? विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन। ठीक है, एंड ट्रेट्स क्या होते हैं? उन्हीं कैरेक्टर्स के कॉन्ट्रास्टिंग मतलब ट्रेट, उन्हीं कैरेक्टर्स का कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट। जैसे कि अगर आई कलर में बोलूँ कि भाई एक कैरेक्टर है आई कलर, तो इसके ट्रेट्स क्या हो जाएंगे? ब्लैक। ब्लैक आई कलर हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? ट्रेट्स हो जाएंगे। एंड मैंने बोल दिया हाइट, लेट से आपका एक कैरेक्टर है,
तो अब हाइट टॉल है या डॉर्फ है या मॉडरेट है, ये क्या हो जाएंगे, आपके ट्रेट्स हो जाएंगे। देन ट्रू ब्रीडिंग या फिर प्योर लाइन क्या होता है, जब सेल्फ पॉलिनेशन अपन मतलब कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करके अपन कोई ब्रीड बनाते हैं तो वो कहलाती है अपनी ट्रू ब्रीडिंग या फिर प्योर लाइन, जहाँ पे अपन मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं, जो जीन्स हैं, वो स्टेबल हो चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने जेनेटिक्स की हिस्ट्री के बारे में कि बहुत पहले के लाइक जो इंसान थे 8000 से 1000 BC, इतने पहले के जो लोग थे उनको भी इस चीज़ का नॉलेज था कि भाई ये जो वेरिएशन होता है पेरेंट्स टू प्रोजेनी में, ये कहीं ना कहीं इसका जो रीज़न है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, ये वेरिएशन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही आता है। तो उन्होंने भी कुछ ऐसे नेचुरल वेरिएशंस को एक्सप्लॉइट करके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऐसे करे थे। फॉर एग्जांपल साहिवाल काऊ, ये एक वाइल्ड वैरायटी बनाई गई थी पहले के लोगों ने, पहले भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके, बट वो बहुत पहले की बात हो गई। अभी की बात देखते हैं कि भाई अभी रिसेंट उसमें क्या हुआ था। तो रिसेंट तो कुछ नहीं है, ये 100-200 साल पहले की बात है। हम सबको पता है कि सॉरी फॉर दी नॉइस, ठीक है, हम सबको पता है कि भाई मेंडल अंकल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनने क्या किया, इनके बारे में अपन को पढ़ना है। मेंडल कौन थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनसे ही जेनेटिक्स की स्टडी, जेनेटिक्स इनसे ही स्टार्ट हुआ है। तो मेंडल ने क्या किया था, उन्होंने कुछ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स करे थे। कितने साल तक करे थे, 7 साल तक करे थे। 1857 से 1863 तक करे थे। किस पे करे थे, गार्डन पी पे करे थे, सॉरी गार्डन पी पे करे थे, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सटाइवम। तो ये कुछ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स मेंडल ने परफॉर्म करे। इसकी खास बात क्या है, पहली तो भाई इन्होंने स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल कंसेप्ट्स का यूज़ किया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब इन्होंने मतलब इट वाज फर्स्ट टाइम जब बायोलॉजी में किसी ने मैथमेटिक्स लगाने की सोची नहीं। तो इससे पहले इतनी मैथमेटिक्स थी वो सब नहीं थी बायोलॉजी में, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब बायोलॉजी में मैथमेटिक्स लगाने की सोची, एंड इसका इनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला। तो इनके एक्सपेरिमेंट्स की खास बात क्या थी, पहला तो इन्होंने स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को यूज़ किया। दूसरा इन्होंने लार्ज सैंपल साइज रखा। गार्डन पी, सबने मटर खाया है, सबने देखा है कि भाई एक मटर के दाने में कितने, मतलब एक मटर की फली में कितने सारे दाने होते हैं। तो लेट्स से आप पूरी खेती करो, आप कितने सारे मटर के पेड़ उगा रहे हो, कितने सारे आपको सीड्स मिलेंगे, कितना बड़ा इसका सैंपल साइज रहेगा। तो जितना ज़्यादा बड़ा सैंपल साइज उतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी, उतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी। देन उन्होंने सिमिलर रिजल्ट्स देखे सक्सेसिव प्रोसेस में। देखो उन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने कितने बार क्रॉसेस नहीं करे होंगे, तो जितने बार उन्होंने क्रॉस किया हर बार उन्होंने देखा कि भाई काफ़ी सिमिलर से रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। एंड सबसे खास बात इनकी, जो उन्होंने कैरेक्टर्स लिए वो काफ़ी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स थे। मतलब जैसे अगर मैं टॉल और डॉफ बोलूँ तो ऐसा नहीं कि भाई टॉल वाला अगर 6 फीट है, डॉफ वाला 5'10" है, तो भाई इसमें तुम क्या डिस्टिंक्ट करोगे। लेकिन अगर मैं टॉल एंड डॉफ बोलूँ तो टॉल वाला 6 फीट है, डॉफ वाला 1 ही फीट का है। तो सोचो कितना ज़्यादा डिस्टिंक्ट, कितना ज़्यादा डिफरेंस है कैरेक्टर में, कितना ईजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, इस पर आप कितना अच्छे से स्टडी कर पाओगे। तो ये डिस्टिंक्ट कैरेक्टर लिए, जैसे टॉल एंड डॉर्फ वगैरह। तो ये जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स उन्होंने लिए, इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली एक बेसिक फ्रेमवर्क सेटअप करने में। तो ये थी उनके एक्सपेरिमेंट की ओवरऑल जानकारी कि भाई उनके क्या क्या फ़ायदे, उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट वगैरह किया। अब बात करते हैं उनके एक्सपेरिमेंट में मेन घुस के कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो जो उनका पहला अपन को एक्सपेरिमेंट पढ़ना है वो है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक टॉल ट्रू ब्रीड प्लांट को लिया और एक डॉर्फ ट्रू ब्रीड प्लांट को लिया। तो अपन क्या मानते हैं कि इसमें जो टॉल वाले का जीनोटाइप था वो कैपिटल टी था, जो डॉर्फ वाले का था वो स्मॉल टी था। इन दोनों का इन्होंने क्रॉस करवाया एंड जो प्रोजेनी मिली उस प्रोजेनी को इन्होंने नाम दिया फीलियल प्रोजेनी, फीलियल फर्स्ट प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी या फिर F1 जनरेशन। ये जो F1 जनरेशन थी, इसमें उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन हमेशा दोनों में से किसी एक पेरेंट के जैसी दिख रही है। तो यहाँ पे जो F1 प्रोजेनी थी, ये टॉल एंड डॉर्फ में से कैसी दिख रही थी, टॉल वाले पेरेंट जैसी। जैसे अगर अपन मान लो अपन ने 4 बच्चे पैदा किए, मतलब 4 अगर अपने पास प्लांट्स अगर आए, तो चारों के चारों कैसे हैं, टॉल हैं। मतलब 2 प्लांट्स का अपन ने मिला के यहाँ पे सक्सेसिव क्रॉस किया। तो जो फर्स्ट जनरेशन, जो F1 जनरेशन आ रही है, वो हमेशा किसी एक के जैसी दिख रही है। तो टॉल एंड डॉर्फ के केस में कैसी दिख रही थी, टॉल जैसी दिख रही थी। अब अपन ने क्या किया, F1 जनरेशन में ना अपन ने सेल्फ क्रॉस करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ क्रॉस करवा दिया। सेल्फ क्रॉस करवा दिया तो इसको एक बार पुनेट स्क्वायर की हेल्प से अपन रीड करते हैं। पुनेट स्क्वायर क्या होता है, पुनेट स्क्वायर एक जेनेटिस्ट थे रेजिनाल्ड सी पुनेट, उन्होंने दिया था। बेसिकली पुनेट स्क्वायर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जहाँ पे अपन जितनी पॉसिबिलिटी है जीनोटाइप की वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पुनेट स्क्वायर इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो अपन ने क्या किया, पहला जो ये वाला जो क्रॉस था
इसका अपने पास पुनेट स्क्वायर कैसा बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे देखो सब में कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी अपने पास बन रहा है। ये अपना हो गया F1 जनरेशन का। अब इसमें अपन ने क्या करवा दिया, एक मान लो ये उठा लिया अपन ने, इसमें अपन ने क्या करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। तो अपने पास क्या बन गया, F2 जनरेशन। अब अपन ने यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिए, यहाँ पे देखो जीनोटाइप क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही अपन ने उठाया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें अपन सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो यहाँ पर जो जीनोटाइप बना वो देखो ज़रा कैसा बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो एक जगह कैपिटल टी है, एक जगह स्मॉल टी और दो जगह कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो अपन ने क्या देखा कि भाई जो स्मॉल टी वाला था वो डॉर्फ हो गया, यानी कि अपने पास 4 बच्चे पैदा हो रहे, तो 4 में से सिर्फ एक ही डॉर्फ निकला है। तो मार्क दी वर्ड कि F1 जनरेशन में यहाँ पर तो कोई भी डॉर्फ नहीं था, लेकिन यहाँ पर डॉर्फ आ गया। तो अपन ने डॉर्फ कब लिया था, स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर अपने पास क्या देखने को मिला कि स्टार्टिंग में अपन ने जो कैरेक्टर्स लिए वो F1 में भले ही शो नहीं हुए, लेकिन F1 के थ्रू F2 में जाके शो हो गए। मतलब देयर इज समथिंग जो स्टेबली पास ऑन हो रहा है। देयर वाज समथिंग जो स्टार्टिंग में था, ठीक है, F1 में गया लेकिन शो भले ही नहीं किया, लेकिन गया और यहाँ रुका रहा। फिर F2 में गया लेकिन F2 में शो कर गया। F1 में भले ही शो नहीं किया रहा, लेकिन F1 में था, F1 से F2 में गया और F2 में शो कर दिया। मतलब देयर समथिंग जो स्टेबली पास ऑन हो रहा है। ये क्या है, मेंडल ने बोला था देयर सम फैक्टर, वो क्या फैक्टर है वो मेंडल नहीं बता पाए थे, वो आगे पता चला था, बट उस फैक्टर की बात अपन करेंगे। अभी देख लेते हैं अलील क्या होता है। तो मैंने पहले बता दिया था कि जीन विच कोड फॉर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर अलील। जैसे हाइट अगर एक जीन है तो कैपिटल टी स्मॉल टी इसके अलील हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो अपन कैपिटल टी स्मॉल टी देख रहे हैं ये कुछ नहीं, बस अलील है। अब बात करते हैं मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मेंडल ने कुछ लॉज दिए, जिसका क्या नाम था, लॉज ऑफ मेंडल। मतलब जिसका क्या, उन्होंने 2-3 लॉज दिए, जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें उन्होंने बोला, जैसे फैक्टर की अपन ने बात करी ना कि मेंडल बोले थे कि कुछ तो है जो स्टेबली पास ऑन हो रहा है, देयर इज सम फैक्टर जो कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। एंड ये जो फैक्टर है ये डिस्क्रीट है और स्टेबली एक से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रहा है। बाद में हमको पता चला कि जिस फैक्टर की मेंडल बात कर रहे थे वो कुछ नहीं, वो जीन ही है जो स्टेबली पास ऑन हो रहा है और कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। डिस्क्रीट यूनिट जीन ही है जिसकी बात मेंडल कर रहे थे, फैक्टर बोल रहे थे जिसको मेंडल। तो मेंडल ने क्या बोला कि जो फैक्टर है ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक पेयर डोमिनेंट होता है, एक पेयर रिसेसिव होता है। जो डोमिनेंट वाला है वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, लेकिन रिसेसिव वाला सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। होमोजाइगस यानी कि जैसे अगर स्मॉल टी है तो जहाँ स्मॉल टी प्रेजेंट होगा, कैपिटल टी है तो जहाँ कैपिटल टी यानी कि दोनों एक जैसे जहाँ पे प्रेजेंट होंगे, बेसिकली वो कहलाता है आपका होमोजाइगस कंडीशन। दूसरा इन्होंने जो लॉ दिया वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट मतलब सेपरेट होना, अलग होना। तो इन्होंने बोला कि भाई अलील होते हैं, फैक्टर्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जो पेयर है उसको पेयर को नाम दिया गया अलील। इन्होंने बोला कि ये जो पेयर है, जो अलील है, ये ब्लेंड नहीं होते हैं, मतलब कहीं घुम नहीं जाएंगे, ये प्रेजेंट रहेंगे। जैसे यहाँ पे अपन ने बोला ना कि भाई जो अपना जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने स्टेबली पास ऑन हो रहे हैं, कहीं पर भी ब्लेंड नहीं हो रहे, कहीं पर भी घुम नहीं रहे। तो मेंडल ने यही बोला कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो अलील्स हैं, ये ब्लेंड नहीं होते हैं, भले ही अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, शो नहीं कर पाए, लेकिन ये ब्लेंड नहीं होते हैं। तो अपने F1 जनरेशन में ये जो कैरेक्टर था, ये जो अलील था, ये भले ही यहाँ पर शो नहीं हो पाया, लेकिन ये क्या हुआ, जब F2 जनरेशन आई तो ये सेग्रीगेट हुआ। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी था, ये दोनों F1 में साथ में थे इसलिए शो नहीं कर पाए, लेकिन F2 में वी ऑल नो कि जो अपने पास जीन्स रहते हैं, जो कैरेक्टर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और जो बच्चा रहता है उसमें सिर्फ एक ही पेयर जाते हैं, सिर्फ हैप्लॉइड सेट जाता है, एक ही पेयर जाता है। तो ये दोनों यहाँ पे पेयर में थे। तो जब इसमें अपन ने क्रॉसिंग करवाई, जब इसके आगे की जनरेशन आई, जब इसके गैमीट्स बने, तो उसमें ये दोनों जो है ये सेग्रीगेट हो गए। कैपिटल टी अलग चला गया, स्मॉल टी अलग चला गया। अब ये जो स्मॉल टी है ये बाय चांस जाके दूसरे स्मॉल टी के साथ मिला, तो स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन बन गई। तो इसने अपने आप को F2 में शो कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये कहीं ब्लेंड नहीं हुआ था, कहीं घुम नहीं गया था, कहीं खो नहीं गया था, कहीं गायब नहीं हो गया था, ये वहीं पर प्रेजेंट था, बस रिसेसिव कंडीशन आने का वेट कर रहा था। जैसे ही F2 में रिसेसिव कंडीशन आई, इसने अपने आप को शो कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो यही बात बोली मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में कि देखो जो अलील्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं,
ठीक है, ब्लेंड नहीं होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं अलग अलग। ये देखो आपस में कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे में घुस थोड़ी गए, अलग अलग रहे ना। कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया, तो ये अलग अलग रहते हैं और सेग्रीगेट हो जाते हैं कब, जब गैमीट बनता है। इनमें ब्लेंडिंग नहीं होती है, यानी कि एक दूसरे में घुल नहीं जाएंगे, एक दूसरे में घुस नहीं जाएंगे या फिर कहीं घुम नहीं जाएंगे। अब वी ऑल नो कि बिना एक्सेप्शन के कुछ चीज़ नहीं होती है। हालांकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल नहीं है, इसका एक्सेप्शन है। जैसे कि पहले इसका एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। किस में देखा जाता है? डॉग फ्लावर, या फिर जिसका नाम ये स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एंटीराइनम एसपी। इसमें देखा जाता है, होता क्या है, एक और इसका एग्जांपल है मिराबिलिस जलापा, जिसको 4 o'clock या फिर 4 AM प्लांट भी बोलते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता क्या है कि जो डोमिनेंट और रिसेसिव वाला है, दोनों जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। डोमिनेंट वाला रिसेसिव के ऊपर 100% डोमिनेंट नहीं हो पाता है, यानी कि रिसेसिव वाला अपने आप को थोड़ा बहुत एक्सप्रेस जो है वो कर पाता है। ये चीज़ होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। अब होता क्या एंटीराइनम में कि इसमें दो कलर के फ्लावर्स आते हैं। जो डोमिनेंस वाला कैपिटल आर वाली कंडीशन है, वहाँ पे रेड वाला फ्लावर आता है, एंड जो रिसेसिव कंडीशन है स्मॉल आर, वहाँ पे वाइट वाला फ्लावर आता है। अब स्मॉल आर में तो वाइट आ गया, कैपिटल आर में रेड आ गया, लेकिन कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों साथ में आके जब कंबाइन हो जाते हैं तो बनना क्या चाहिए? कैपिटल आर स्मॉल आर है, बनना रेड वाला चाहिए, लेकिन बन क्या जाता है? पिंक। यानी कि स्मॉल आर भी अपने आप को थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट कर पा रहा है, थोड़ा बहुत शो कर पा रहा है। तो रिसेसिव केस में क्या होता है कि देखो, रिसेसिव में ना एक चीज़ एनसीईआरटी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है कि रिसेसिव में ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल वो जो जीन है वो काम ही ना करे। रिसेसिव में बहुत सी कंडीशन हो सकती है, जैसे कि पहला तो यही हो सकता है कि जो जीन है वो नॉर्मली काम कर रहा है, डोमिनेंट जैसा ही काम कर रहा है, अपने आप को नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर हो सकता है कि अपने आप को थोड़ा लेस एफिशिएंटली एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे यहाँ पे पिंक वाला एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, मतलब ये स्मॉल आर वाला, लेकिन फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, लेस इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर पा रहा है, जिसके कारण थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे रेड कलर जो मतलब जो आना चाहिए था वो रेड नहीं आ पा रहा है, बल्कि पिंक आ जा रहा है। और क्या हो सकता है रिसेसिव जीन के केस में कि जीन जो है पूरी तरीके से नॉन फंक्शनल हो। इसको एक मतलब एंजाइम के एग्जाम्पल से एनसीईआरटी ने समझाया था कि मान लो कोई जीन है, वो कोई एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, तो हो सकता है वो जीन जब रिसेसिव है तो जो एंजाइम है वो नॉर्मल प्रोड्यूस हो, या फिर लेस एफिशिएंट प्रोड्यूस हो, या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस हो, या फिर एंजाइम ही प्रोड्यूस ना हो। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ये सब बोला एनसीईआरटी ने। वेट अ सेकेंड, सॉरी गाइस, मेरे स्टाइलस पेन की निब गिर गई थी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। दूसरा एक्सेप्शन को डोमिनेंस। मेंडल ने बोला था एक ही डोमिनेंट करेगा, लेकिन को डोमिनेंस में दोनों डोमिनेंट कर रहे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों ही डोमिनेंट नहीं कर पा रहे हैं, को डोमिनेंस में दोनों ही डोमिनेंट कर रहे हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अपने पास 3 अलील है, IA, IB, I0। IA IB जो है वो कम्प्लीटली दोनों साथ में डोमिनेंट कर जाते हैं। I0 डोमिनेंट नहीं करता है, लेकिन IA IB दोनों डोमिनेंट कर जाते हैं। तो जब IA IB कंडीशन होती है, जब ये दोनों अलील साथ में आ जाते हैं, तो ब्लड ग्रुप AB बन जाता है। ठीक है, दोनों अपने आप को 100% एक्सप्रेस कर पाते हैं। लेकिन अगर IA I0 के साथ है तो ब्लड ग्रुप A रहेगा, IB I0 के साथ है तो ब्लड ग्रुप B रहेगा। I0 या फिर स्मॉल आई जब कंडीशन रहती है, तभी जाके मतलब ये दोनों जब नहीं होते तभी जाके जो मतलब O ब्लड ग्रुप है वो बन पाता है, अदरवाइज यही रहता है। अब ये जो है IBO एक और एक्सेप्शन को बताता है, विच इज़ मल्टीपल अलीलिज्म। मेंडल ने बोला था पेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 3 है, 3 अलील है। तो मल्टीपल एलिलिज्म भी इसका ही को डोमिनेंस का ही एग्जाम्पल है, जहाँ पे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में अपन साफ साफ देख सकते हैं कि भाई अपने पास 3 यहाँ पे अलील प्रेजेंट है, A, B और O। अब एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है स्टार्च सिंथेसिस का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ही, कि देखो ग्रेन साइज जो है इसका मटर का पी का अपना ग्रेन साइज मान लो इतना है। ठीक है, ग्रेन साइज को जो जीन जो ग्रेन साइज को अपना अफेक्ट करता है, वो जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, जो कंट्रोल करता है वो जीन अपना कौन सा है? बी। अब कैपिटल B अगर कंडीशन है
तो लार्ज ग्रेन साइज बनेगा, ज़्यादा बड़ा स्टार्च का ग्रेन बनेगा, ज़्यादा स्टार्च सिंथेसिस होगा। स्मॉल बी है तो स्मॉल साइज का ग्रेन बनेगा, कम स्टार्च सिंथेसिस होगा। लेकिन जब कैपिटल बी स्मॉल बी कंडीशन है, उसमें क्या होना चाहिए, वैसे तो लार्ज बनना चाहिए बट बन क्या जाता है, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो यही एक और एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। नाउ यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस खत्म होता है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। देखो इसमें क्या होता है, मेंडल ने पहले तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया था, हाइट लिया है तो सिर्फ हाइट लिया है, ठीक है, अगर ग्रेन साइज लिया है तो सिर्फ ग्रेन साइज लिया है। लेकिन यहाँ पे मेंडल ने क्या बोला, अपन दो कैरेक्टर ले लेते हैं। एक तो अपन इसका शेप ले लेते हैं कि राउंड है कि रिंकल है, दूसरा अपन इसका कलर ले लेते हैं कि येलो है कि ग्रीन है। तो इन्होंने शेप ले लिया, कैपिटल आर कैसा होगा, ये राउंड होगा। स्मॉल आर कैसा होगा, रिंकल्ड होगा। कैपिटल वाई कैसा होगा, येलो होगा। स्मॉल वाई कैसा होगा, ग्रीन होगा। तो इसके बीच में इन्होंने क्रॉस करवाया एंड F1 जनरेशन में इनको 3:1 का रेशियो देखने को मिला। जो अपने पास जो अपने पास जीनोटाइपिक जो अपना वो बना जीनोटाइप, वो कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई देखने को मिला। ठीक है, F1 में जब इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो वही 3:1 वाली चीज़। तो जब अपना F2 बना, F2 में अपने को दिखना क्या चाहिए था, मतलब अपने को क्या दिखा, बेसिकली जो रेशियो अपन को देखने को मिला उसकी बात करें तो जो रेशियो अपन को देखने को मिला वो क्या था, 9:3:3:1। अब इस चीज़ का एक प्रॉपर डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में। आई एम नॉट हैविंग द डायग्राम है बट यू कैन चेक दी एनसीईआरटी, जहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख जाएगा, आपको बेसिकली पुनेट स्क्वायर दिख जाएगा, जिसको अच्छे से देख के केयरफुली ऑब्जर्व करना, नोटिस करना, ताकि आपको ये 9:3:3:1 का जीनोटाइप आप देख सको। इसमें होता क्या है, इसके बेसिस पे मेंडल ने, ये एक्सपेरिमेंट था जिसके बेसिस पे मेंडल ने बताया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इसमें होता ये है कि आपने दो कैरेक्टर्स लिए साथ में, अब ये दोनों ही कैरेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं, यानी कि राउंड वाला जो सीड है वो ये नहीं देखेगा कि भाई मैं तो सिर्फ येलो वाले के साथ ही जाऊंगा, ग्रीन वाले के साथ नहीं जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, राउंड वाला अपना अलग देख रहा है कि मेरे को कहाँ सेग्रीगेट होना है, कहाँ किस पे जाना है, किस गैमीट में जाना है, कैसा अपने को स्टार्च मतलब क्या बोल रही, कैसा अपन को ग्रेन बनाना है, किस शेप का बनाना है, तो वो अपना इंडिपेंडेंटली अलग देख रहा है, कलर अपना इंडिपेंडेंटली अलग आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अपना जो जीनोटाइप बन के आ रहा है वो 9:3:3:1 बन के आ रहा है। इसका बेसिकली ये फिनोटाइप नॉट जीनोटाइप, इसका जीनोटाइप 1:2:2:1:4:2:1:1 बनता है। ठीक है, तो इसको एनसीईआरटी में देख लेना, लिखा होगा, या फिर मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। इसका जीनोटाइप जो बनकर आता है वो 1:2:1:2:4:2:1:1 ये बन के आता है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने लिखी है, जो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी शायद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सो एनसीईआरटी सेज व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो अपन ने यहाँ पे दो पेयर अपन ने हाइब्रिड उसमें स्टडी करी थी, एक तो ये कलर वाला और एक ये शेप और कलर वाला। तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेग्रीगेट हो रहे हैं, एक दूसरे से साथ में मिलके सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं।